क्या आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल आपको दे रहा है फ्री ऑनलाइन क्लासेज। आरपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस, पटवार, 8th, 10th एंड 12th की घर बैठे करें तैयारी। बेस्ट फैकल्टी के साथ। अभी सब्सक्राइब करें ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल को और नए नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान का अड्डा पर। दोस्तों, मैं हूं राकेश सियाग और आज मैं आपको चैप्टर नंबर 3 का अगला पार्ट करवाने वाला हूं। और आज के इस पार्ट में हम जो पढ़ेंगे वो टॉपिक पढ़ेंगे मेंडल के प्रयोग या मेंडल के नियम, मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। 3 नियम हैं, तीनों नियम आज हम पढ़ने वाले हैं और इसके बाद एक पार्ट और आएगा। उसके बाद ये 3 नंबर चैप्टर खत्म है, उसके बाद हम 4 नंबर चैप्टर की ओर चलेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं कि मैंने जो जितने भी पीछे पार्ट मैंने आपको करवाए हैं वो सारे पार्ट आपने अच्छे से कर लिए होंगे, अच्छे से आपने इनके नोट्स तैयार कर लिए होंगे और अच्छे से आप अपनी तैयारी को जारी रख रहे होंगे, है ना। अभी लॉकडाउन खुलने वाला है, जैसे लॉकडाउन खुलता है तो आपके स्कूल तो अभी नहीं लगेंगे। स्कूल तो लगभग मान के चलो जुलाई या अगस्त तक स्कूल लगने वाले हैं आपके। 15 जुलाई के बाद या फिर अगस्त में स्टार्ट होंगे आपके स्कूल। तब तक आप कोर्स पूरा कर सकते हो साइंस और मैथ का अच्छे से। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कहना चाहूंगा, अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को प्रेस करोगे और इसके साथ साथ आप पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमें टेलीग्राम के ऊपर फॉलो करोगे। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कहां पर दिया गया है? डिस्क्रिप्शन में। और या आप सर्च कर सकते हो ज्ञान का अड्डा, आपको हमारा चैनल मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना जिससे कि आपको पीडीएफ वगैरह मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक क्या होगा? वो होगा मेंडल के नियम, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, आनुवंशिकता के नियम। मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात तो कितने नियम है? मेंडल के आनुवंशिकता के 3 नियम है। कितने नियम है? 3 नियम है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, प्रयोग किए थे इन्होंने, मेंडल ने किसके, कौन से पौधे के ऊपर? मटर के पौधे के ऊपर। मटर के पौधे के ऊपर जो नियम मतलब जो प्रयोग किए थे और उन प्रयोगों से जो निष्कर्ष निकला था, उस निष्कर्षों के आधार पर कुछ नियमों का प्रतिपादन किया गया और उन्हीं नियमों को क्या कहा गया था? मेंडल के नियम कहा गया था। कितने प्रकार के नियम है? इसके 3 नियम है। पहला नियम है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। ये प्रभाविता का नियम है क्या, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये प्रभाविता का नियम है क्या, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान से समझना है, जो जो बातें मैं आपको अच्छे से बताता हूं उनको अच्छे से आप लिख लीजिए। अच्छे से आप लिखोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, हमेशा के लिए कभी भी भूलोगे नहीं। चलिए बात करते हैं प्रभाविता के नियम की। प्रभाविता का नियम क्या है इसके बारे में आपको समझना है। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि यह नियम एकल संकर संकरण पर आधारित है। एकल संकर संकरण पर आधारित है। संकरण पर आधारित है। यह बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि ये जो प्रभाविता का नियम है, ये नियम एकल संकर संकरण पर आधारित है। एकल संकर, द्विसंकर, त्रिसंकरण, बहुसंकरण आपको करवाया था ना मैंने, जब पीछे आपको मैंने शब्दावली करवाई थी ना, तब मैंने आपको बताया था एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण बताया था ना। वही ये एक संकर संकरण है। कहने का मतलब प्रभाविता के नियम में केवल और केवल एक लक्षण का ही क्या किया गया था? अध्ययन किया गया था। और प्रभाविता के नियम में कौन से लक्षण को लिया गया था? लंबाई के लक्षण को लिया गया था। कौन से लक्षण को लिया गया था? लंबाई के लक्षण को। तो ध्यान रखना, ये जो प्रभाविता का नियम है ये एकल संकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। कौन से, किसके ऊपर आधारित है? एकल संकर संकरण पर आधारित है। यह बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अच्छा, इस नियम में क्या कहा गया है? इस नियम में कहा गया है, यह बात आपको ध्यान रखनी है कि इसमें कहा गया है या इसके अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस प्रकार से लिख लो, इस नियम के अनुसार प्रत्येक लक्षण इकाई रूप में होता है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक लक्षण किस रूप में होता है? इकाई लक्षण के रूप में होता है। कहने का मतलब कोई भी जीव होता है
उसके शरीर के अंदर कोई भी जीव होता है, उसके शरीर में कोई भी लक्षण होगा वो इकाई रूप में होगा। जैसे लंबाई है, अब मेरे शरीर की अगर मैं बात करूं तो मेरे शरीर में मान लो लंबाई है तो वो एक ही तो है। अब ये थोड़ी कि मैं अभी तो मतलब हाइट है मेरी, दूसरी थोड़ी देर में मैं नीचा हो जाऊंगा, फिर मैं इस प्रकार से, मतलब मेरी हाइट तो सामान्य रहेगी ना, वही रहेगी मेरी हाइट। तो एक लक्षण है ना, एक लक्षण कहने का मतलब एक लक्षण इकाई रूप में होता है, मतलब लक्षण होगा वो एक ही होगा, दो इसके रूप नहीं हो सकते, दो रूप नहीं हो सकते एक व्यक्ति के अंदर। यही एक मतलब प्रभाविता का नियम कहता है ये बात। प्रत्येक लक्षण होता है वो किस रूप में होता है, इकाई के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, इकाई के रूप में प्रत्येक लक्षण। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, इस नियम को क्या कहते हैं, एकल लक्षण का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं हमें, एकल लक्षण का नियम भी कहा जाता है, एकल लक्षण का नियम भी कहा जाता है, एकल लक्षण का नियम भी कहा जाता है। किसको भाई, इसी को, इसी प्रभाविता के नियम को एकल लक्षण का नियम भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, एकल लक्षण का नियम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्रत्येक लक्षण इकाई रूप में होता है। प्रत्येक लक्षण किसके रूप में होता है, इकाई रूप में होता है। और यह बात किसके अंदर कही गई है, यह बात प्रभाविता के नियम में कही गई है। इसीलिए इस प्रभाविता के नियम को हम एकल लक्षण का नियम भी कहते हैं। यह बात भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अब इससे आगे देखो, इस नियम में क्या कहा गया है, आपको इस नाम से ही प्रतीत हो रहा होगा, प्रभाविता का नियम। कहने का मतलब इस नियम के अंदर प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है, प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों के बारे में बताया गया है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो आप अच्छे से पढ़ोगे इस बात को कि जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में, जो लक्षण प्रथम पीढ़ी को बोलते हैं F1 पीढ़ी, जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में प्रकट हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, उन्हें प्रभावी लक्षण, प्रभावी लक्षण तथा जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में प्रकट नहीं होते, प्रकट नहीं होते हैं, उन्हें अप्रभावी लक्षण कहा जाता है, अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। यह बात आप अच्छे से ध्यान रखोगे। यह बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में प्रकट हो जाएंगे उनको हम कह देंगे प्रभावी लक्षण, और जो पहली पीढ़ी में प्रकट नहीं होंगे उनको हम क्या कह देंगे, अप्रभावी लक्षण कह देंगे। और यह बात तो मैं आपको पीछे भी बता चुका हूं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो प्रथम पीढ़ी के जो अप्रभावी लक्षण होते हैं ना, अप्रभावी लक्षण, ये कभी न कभी जाके प्रकट होते हैं, ये भी प्रकट हो जाते हैं, लेकिन पहली पीढ़ी में प्रकट नहीं होते। ये कौन सी पीढ़ी में प्रकट होते हैं और कब होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये बात मैं आपको यहां पर लिखवा देता हूं अच्छे से। अप्रभावी लक्षण बहुत अच्छी बात है, ये आपको अच्छे से समझनी है। अप्रभावी लक्षण द्वितीय पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी का मतलब F2 पीढ़ी, F2 पीढ़ी में तभी प्रकट होते हैं, तभी प्रकट होते हैं जब ये समयुग्मजी अवस्था में आते हैं, समयुग्मजी अवस्था में आते हैं, अवस्था में आते हैं। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। देखिए इतना ही आपका नियम है प्रभाविता का नियम, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन एक एक बात में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात तो ये है कि ये जो प्रभाविता का नियम है, प्रभाविता का नियम, ये एकल संकर संकरण पर आधारित है। और इस नियम के अनुसार प्रत्येक लक्षण इकाई रूप में होता है, ये बात भी ध्यान रखनी, इसलिए इसको एकल लक्षण का नियम भी कहा जाता है। उसके बाद मैंने बताया कि जो लक्षण पहली पीढ़ी में प्रकट हो जाएंगे उनको हम क्या कह देंगे, प्रकट होंगे उन्हें प्रभावी लक्षण कहेंगे, और जो पहली पीढ़ी में प्रकट नहीं होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, अप्रभावी लक्षण। लेकिन ये जो अप्रभावी लक्षण है ये भी कहां जाके प्रकट होते हैं, दूसरी पीढ़ी के अंदर। ये भी दूसरी पीढ़ी में प्रकट हो जाते हैं। किसके अंदर प्रकट हो जाते हैं, दूसरी पीढ़ी में प्रकट हो जाते हैं। लेकिन ये दूसरी पीढ़ी में तभी प्रकट होते हैं जब ये कौन सी अवस्था में आते हैं, समयुग्मजी अवस्था में आते हैं। कौन सी अवस्था में आते हैं, समयुग्मजी अवस्था में आते हैं। अब ये समयुग्मजी अवस्था है क्या, इसके बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन ध्यान रखना आपको, पहली पीढ़ी में तो प्रकट होंगे तो उन्हें तो हम क्या कह देंगे, प्रभावी लक्षण कह देंगे। लेकिन जो पहली पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं उन्हें हम अप्रभावी कहते हैं। और अप्रभावी लक्षण दूसरी पीढ़ी के अंदर जाके क्या हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं।
दूसरी पीढ़ी के अंदर प्रकट हो जाते हैं अप्रभावी लक्षण। लेकिन किस अवस्था में? जब वो समयुग्मजीय अवस्था में आते हैं। कौन सी अवस्था में आते हैं? जब वो समयुग्मजीय अवस्था में आते हैं तब वो प्रकट होते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, फिर आपको समझ में आएगा प्रभाविता का नियम। चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बहुत अच्छा। अब देखिए ध्यान से, अब मैं आपको इसका बताता हूं, उदाहरण बताता हूं, तब आपको समझ में आएगा। और ये उदाहरण आपको ध्यान भी रखना है, ये उदाहरण आपको अच्छे से ध्यान भी रखना है। उदाहरण है क्या? देखिए, मेंडल ने क्या किया, दो पौधे लिए थे। मेंडल ने दो पौधे लिए थे, एक पौधा था बोना पौधा मटर का और एक पौधा था लंबा पौधा। यानी जो मेंडल था, मेंडल ने दो पौधे लिए थे, एक तो बोना पौधा लिया था और एक पौधा लिया था लंबा पौधा। यानी एक बोना और एक लंबा। समझना, उदाहरण समझना। उदाहरण क्या है, मैं एक डायग्राम बना के आपको बताऊंगा। मेंडल ने क्या किया, एक तो लंबा पौधा लिया और लंबे का जो जीन है वो इसने डबल टी से दर्शाया। बड़ा जो डबल टी होता है ना, कैपिटल लेटर का डबल टी, उससे दर्शाया। और बोने पौधे को, बोने को किससे दर्शाया था? बोने को दर्शाया था उसने स्मॉल टी से, स्मॉल टी से दर्शाया था। फिर उन्होंने क्या करवा दिया, इनका आपस में संकरण करवा दिया। क्या करवा दिया? आपस में संकरण। तो इस टी के साथ क्या करवा दिया था? संकरण। लेकिन संकरण तभी होगा जब इनमें पहले क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। इसमें क्या हुआ? पहले अर्धसूत्री विभाजन हुआ। और अर्धसूत्री विभाजन का मतलब होता है ये अलग अलग भागों में टूट गए। ये टी अलग हो गया, ये टी अलग हो गया, इस प्रकार से, है ना। और ये टी भी क्या हो गया? अलग हो गया, इस प्रकार से। इनमें क्या हो गया? अर्धसूत्री विभाजन हो गया। अर्धसूत्री विभाजन हो गया, फिर इनके बीच में क्या हो गया? इस प्रकार से संकरण हो गया। इस प्रकार से क्या हो गया? संकरण हो गया। इसकी क्रिया इसके साथ हुई तो क्या बना? टी और टी बना। फिर इसकी क्रिया इसके साथ हुई तो क्या बना? टी और टी बना। फिर इसकी क्रिया इसके साथ हुई तो क्या बना? टी और टी बना। फिर इसकी क्रिया इसके साथ हुई तो क्या बना? टी और टी बना। यही तो बना है, बिल्कुल। अब ये जो पौधा उनको प्राप्त हुआ था, इस पौधे को उसने नाम दे दिया था शंकर लंबा। क्या नाम दे दिया था? शंकर लंबा। इसको उसने नाम दिया था शंकर लंबा, शंकर लंबा। ये भी शंकर लंबा है, ये भी शंकर लंबा है, ये भी शंकर लंबा और ये भी शंकर लंबा है। और ये पीढ़ी कौन सी है? ये पीढ़ी है प्रथम पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी है? F1 पीढ़ी प्राप्त हुई उसको। कौन सी पीढ़ी प्राप्त हुई? F1 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी को देखकर हमें यह बताना है कि प्रभावी लक्षण कौन सा है। तो प्रभावी लक्षण इसमें कौन सा है? प्रभावी लक्षण ये टी वाला है, क्योंकि देखो लंबा प्राप्त हुआ है। इस छोटे टी ने तो अपना प्रभाव दिखाया ही नहीं। अगर ये प्रभाव दिखाता तो पौधा कैसा प्राप्त होता? बोना प्राप्त होता। लेकिन यहां पर तो क्या प्राप्त हुआ है? लंबा प्राप्त हुआ है। इसका मतलब प्रभाव किसने दिखाया है? प्रभाव इस बड़े टी ने दिखाया है। आई बात समझ में? फिर उसने क्या करवाया? प्रथम पीढ़ी के पौधों को ले लिया, इनमें से दो पौधों को ले लिया उसने और आपस में क्या करवा दिया? संकरण करवा दिया। टी और टी का किसके साथ करवा दिया? टी और टी के साथ करवा दिया। फिर आपस में इनकी क्रिया करवाई इस प्रकार से, तो ये टी टी बना। फिर इसकी क्रिया इससे हुई तो क्या बना? ये टी टी बना। इसकी क्रिया इससे हुई तो क्या बना? फिर इसकी क्रिया इससे करवाएंगे तो टी और टी बनेगा। फिर इसकी क्रिया हम इससे करवाएंगे क्या बनेगा? टी टी बनेगा। और ये क्या हो गया? उसको बोना प्राप्त हुआ, ये उसको लंबा प्राप्त हुआ और ये क्या प्राप्त हुआ? उसको शंकर लंबा। कैसा प्राप्त हुआ? शंकर लंबा प्राप्त हुआ। अब आप देख के बता सकते हो, अब आप इसको अच्छे से देख के ये बता सकते हो कि सर सही कह रहे थे आप। आपने एक बात लिखवाई थी लास्ट में कि जो पहली पीढ़ी का जो अप्रभावी लक्षण होता है वो दूसरी पीढ़ी में क्या होता है? प्रकट होता है। कौन सी पीढ़ी में प्रकट होता है? दूसरी पीढ़ी में। और ये कौन सी पीढ़ी है? ये दूसरी पीढ़ी तो है, F2 पीढ़ी है ये, क्योंकि पहली पीढ़ी तो ये थी। फिर इनका आपस में संकरण करवाने पर जो पीढ़ी प्राप्त होगी उसको हम क्या कहेंगे? दूसरी पीढ़ी कहेंगे। तो दूसरी पीढ़ी के अंदर हमें क्या प्राप्त हुआ है? ये बोनापन प्राप्त हुआ है। देखो बोना पहली पीढ़ी के अंदर बोना नहीं प्राप्त हुआ था ना, पहली पीढ़ी के अंदर बोना प्राप्त नहीं हुआ था। इसका मतलब बोना क्या था? अप्रभावी था। लेकिन ये पहली पीढ़ी का जो अप्रभावी लक्षण है वो कौन सी पीढ़ी में जाके प्राप्त हुआ? दूसरी पीढ़ी में। और कब प्राप्त हुआ? जब ये आपस में समयुग्मजीय अवस्था में आया। समयुग्मजीय का मतलब दोनों एक जैसे हुए ना, ये टी टी, तभी ये प्रकट हुआ है। यही बात मैंने आपको लिखवाई थी। इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट। अब हम चर्चा करते हैं अगले। ये हमारा इतना सा ध्यान रखना था आपको पहले नियम के बारे में, ये था हमारा प्रभाविता का नियम। अब हम दूसरे नियम की चर्चा करते हैं और दूसरा नियम है बाबू पृथक्करण का नियम। किसका नियम है? पृथक्करण का नियम। अब हम चर्चा करेंगे पृथक्करण के नियम के बारे में। पृथक्करण का नियम क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए
गर्मी बहुत ज़्यादा है, टाइम अभी 2 बजे हैं दिन में 2 बजे हैं, तो आप समझ सकते हो इस चूरू जिले के अंदर कितनी गर्मी है, लेकिन फिर भी आपके लिए काम पर लगे रहते हैं, है ना। आपका मतलब सिलेबस रुक न जाए, आप दुखी न हो जाओ, इसलिए हम आपके लिए मेहनत करते हैं। दिन में भी लगे रहते हैं, रात में भी लगे रहते हैं। लाइट आती नहीं है, जब लाइट आती है तब काम होता है। अब लाइट आई है 2 बजे, तब काम होगा। अब दिन में आप तो सो रहे होंगे, लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा सा सोच लो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों तक, ठीक है ना। इस बात को थोड़ा सा समझो। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। अच्छा, पृथक्करण का नियम क्या कहता है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको करवाया है, ये जो पहला नियम मैंने आपको करवाया है, कौन सा नियम? प्रभाविता का नियम। पहले मैंने आपको प्रभाविता का नियम करवाया है, उसी प्रकार से मैं आपको पृथक्करण का नियम करवाऊंगा। पृथक्करण का नियम क्या कहता है वो आपको समझना है। देखिए, पृथक्करण का जो नियम है वो भी एकल संकर संकरण पर आधारित है। एकल संकर संकरण पर आधारित है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये जो पृथक्करण का नियम है ये भी एकल संकर संकरण पर आधारित है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अच्छा, ये एक पृथक्करण का नियम क्या कहता है? पृथक्करण का नियम कहता क्या है वो आपको पता होना चाहिए। देखिए, पृथक्करण का नियम ये कहता है कि जो हमारे युग्मक होते सॉरी क्षमा चाहूंगा, सॉरी। तो जो पृथक्करण का नियम होता है वो क्या कहता है? पृथक्करण का नियम ये कहता है कि जब युग्मक बनते हैं तो जो जीन होते हैं वो एक दूसरे को बिना प्रभावित किए हुए अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। यानी ये पृथक्करण का नियम क्या कहता है कि जब युग्मक बनते हैं तो जीन अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, युग्मकों में चले जाते हैं। बस यही नियम है। युग्मक बनेंगे तो अलग अलग युग्मकों में कौन चले जाएंगे? जीन चले जाएंगे। जब युग्मक बनने का टाइम आता है ना, युग्मक बनते टाइम जो युग्मक होते हैं उन अलग अलग युग्मकों में क्या चले जाते हैं? जीन चले जाते हैं। जैसे इसकी बात करते हैं, टी और टी की बात करते हैं, अब इनसे क्या बनेगा? युग्मक बनेगा। इससे 4 युग्मक बनेंगे, ये टी और टी, इस प्रकार से टी और टी, आपको पता है ये बनेंगे। तो जब ये बनेंगे तो ये जो जीन है ना ये अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। पहले यहां पर चला गया, फिर यहां पर भी चला गया ना, पहले यहां पर भी आ गया और फिर यहां पर भी आ गया। तो दोनों अलग अलग क्या चले जाते हैं? अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। इसी नियम को क्या कहा जाता है? पृथक्करण का नियम कहा जाता है। किसका नियम कहा जाता है? पृथक्करण का नियम कहा जाता है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है पृथक्करण के नियम के बारे में। बस छोटी सी बात है, लेकिन इस बात में सेंस बहुत बड़ा है, वो आपको ध्यान रखना है। इसमें सेंस बहुत बड़ा है, वो आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद कर सकता हूं आपको ये बात याद रहेगी, इतनी सी बात आपको पृथक्करण के नियम के बारे में ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट जो आता है उसका नाम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। कौन सा नियम? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के बारे में चर्चा करते हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या है? तो 3 नंबर जो हमारा है वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। पहली बात, द्विसंकर संकरण पर आधारित है। द्विसंकर संकरण पर आधारित, इंपॉर्टेंट बात है ये सबसे खास बात है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मेंडल का कौन सा नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है, तो आपका उत्तर क्या रहेगा? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। कौन सा नियम? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। कौन से नियम पर आधारित है? द्विसंकर संकरण पर आधारित है। कौन सा नियम? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, इस नियम में क्या कहा गया है? इस नियम में कहा गया है कि जब युग्मक बनते हैं तो युग्मक बनते टाइम
दो या दो से लक्षण, मतलब बिल्कुल सिंपल सा है, मैं आपको लिख के बता देता हूं फिर आपको समझ में आएगा कि जब दो या दो से अधिक लक्षणों की वंशागति होती है तो वे दोनों लक्षण एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। अर्थात लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। स्वतंत्र रूप से होती है, यही है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। यही क्या है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है कि जब दो या दो से अधिक लक्षण क्या करेंगे? गति करेंगे, वंशागति करेंगे, यानी एक वंश से दूसरे वंश में जाएंगे, तो वो एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे? प्रभावित नहीं करेंगे। जब लक्षण एक वंश से दूसरे वंश में जाएंगे तो वो दो लक्षण एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे? प्रभावित नहीं करेंगे। जैसे मान लो एक व्यक्ति है ये, और ये इसकी संतान है। ये व्यक्ति मान लो गोरा है और लंबा भी है। अब ये लक्षण भी इसके अंदर जाएगा, ये लक्षण भी इसके अंदर जाएगा, ये लक्षण भी चला गया, ये लक्षण भी चला गया, तो इन दोनों लक्षणों ने आपस में एक दूसरे को प्रभावित नहीं किया। गोरे ने ये नहीं कहा कि मैं लंबे वाले को नहीं जाने दूंगा, और लंबे वाले ने ये नहीं कहा कि मैं गोरे वाले को नहीं जाने दूंगा। दोनों आपस में क्या हो गए? स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी के अंदर चले गए। यही क्या है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। क्या है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी थी स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के बारे में। किसके बारे में? स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के बारे में आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी थी। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। अब मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा इंपॉर्टेंट, जो आपको अच्छे से याद रखनी है, जो आपकी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। वो मैं आपको नोट लगा के लिखवाता हूं, वो अच्छे से आपको समझना है। मैं नोट लगा के लिखवाता हूं। देखिए, आपसे पूछ सकता है एक संकर संकरण का लक्षण प्रारूप क्या पूछ सकता है? लक्षण प्रारूप का अनुपात पूछ सकता है। लक्षण प्रारूप का अनुपात पूछ सकता है। किसके अंदर? एक संकर संकरण में। किस में पूछ रहा है? एक संकर संकरण में आपको लक्षण प्रारूप पूछा है, तो आप उत्तर क्या दोगे? 3:1। उत्तर क्या रहेगा आपका? 3:1। याद रखना पड़ेगा आपको अच्छे से कि जो एक संकर संकरण है, एक संकर संकरण के अंदर जो लक्षण प्रारूप होगा उसका अनुपात क्या होगा? 3:1 होगा। किस नियम के अंदर? एक संकर संकरण में। किसके अंदर? एक संकर संकरण में। यह बात तो है लक्षण प्रारूप की। अब हम चर्चा करते हैं जीन प्रारूप की। किसकी चर्चा करते हैं? जीन प्रारूप के अनुपात की। जीन प्रारूप का अनुपात कितना होता है? तो जीन प्रारूप का अनुपात आपको ध्यान रखना है 1:2:1। किसके अंदर भाई? एकल संकर संकरण में। किसके अंदर? एकल संकर संकरण में। एकल संकर संकरण में मैंने आपको लक्षण अनुपात बता दिया, मैंने आपको जीन अनुपात बता दिया। ध्यान रखना, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है द्विसंकर के बारे में। किसके बारे में? द्विसंकर के बारे में। द्विसंकर संकरण का लक्षण प्रारूप का अनुपात देखते हैं। किसके अंदर? द्विसंकर संकरण में। अगर हम द्विसंकर संकरण की चर्चा करते हैं तो द्विसंकर संकरण में है इसका जो लक्षण प्रारूप है वो है 3:9:3:3:1। 93:31। कितना है? 93:31। याद रखोगे आप अच्छे से। द्विसंकर संकरण में जो लक्षण प्रारूप का जो अनुपात होगा वो कितना होगा? 9:3:3:1। इसी प्रकार से द्विसंकर संकरण का जीन प्रारूप का अनुपात, इसकी चर्चा करते हैं। जीन प्रारूप के अनुपात की चर्चा करते हैं कि द्विसंकर संकरण में जीन प्रारूप का अनुपात क्या होगा? तो बहुत लंबा है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। आप याद रखोगे 122, 412। क्या याद रखोगे? 122, 412, 121। 121 ये आपको याद रखना है अच्छे से। ये इसका क्या है? जीन प्रारूप है। कौन से संकरण का भाई? द्विसंकर संकरण का।
द्विसंकर संकरण का अनुपात ये है, जीन अनुपात और लक्षण अनुपात ये है। चारों के चारों क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं, आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। एक नंबर का क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से आपको तैयारी करनी है इनकी, जो मैंने आपको बताया है उनको अच्छे से पढ़ना है। अब इससे आगे हमारा एक पार्ट हो रहेगा, उस पार्ट में हम अगली चर्चा करेंगे कि भी मेंडल के नियमों का महत्व क्या है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और बचे हैं वो मैं आपको बता दूंगा। फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट, उसके बाद हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, 4 नंबर चैप्टर की। गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी इतनी गर्मी है कि सामने खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, पंखा मैं आपके सामने चला नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मतलब फिर आवाज नहीं आएगी। दिन में 2-2:30 बज चुके हैं, 2-2:30 बजे का टाइम है। आप समझ सकते हो इस शुरू के अंदर कितनी गर्मी पड़ती है और इस टाइम तो कितनी गर्मी होगी, लेकिन फिर भी आपके सामने खड़ा हूं। थोड़ा सा आपको सहयोग करना है, वीडियो को आपको शेयर करना। आपका भाई आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है, इसका फल आपको देना है। शेयर करना अपने दोस्तों तक वीडियो को, उनको बताना है कि इस प्रकार से क्लास चल रही है, तो अच्छे से क्लास लो और अच्छे से पढ़ाई करो। आपके पास टाइम है, इस लॉकडाउन के टाइम में अच्छे से आप पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को, थैंक यू, बाय बाय।